नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम 25 मार्च के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में बात करेंगे, जिसके बदौलत 171 दिन चला हुआ गाज़ा वॉर एक शांति के ठहराव पे आया। इस दिन पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेज़ोल्यूशन को एक्सेप्ट किया, दैट इज़ रेज़ोल्यूशन नंबर 2728, जिसके तहत ये बोला गया कि महीने भर तक के लिए सीज़ फायर एग्रीमेंट पास होगा, जिसके तहत ना ही इज़राइल की तरफ से और ना ही फ़लस्तीन में हमास की तरफ से कोई भी आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। इसके तहत ये भी चीज़ बोला गया था कि जो भी प्रिज़नर्स जो दोनों ने ल रखे हुए हैं, उनका अनकंडीशनल रिलीज़ भी किया जाएगा और जहाँ-जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस रिक्वायर्ड रहेगा, वहाँ पर वो भी चीज़ दिया जाएगा। ये एक मेजर सक्सेस था क्योंकि 6 महीने में यूएनएससी कोई भी ऐसा पीस रेज़ोल्यूशन पास करवा नहीं पाया था। अब यहाँ पर इज़राइल को ये चीज़ खटक रही है क्योंकि हमेशा से यूएसए ने इज़राइल की मदद करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। टोटल 9 रेज़ोल्यूशंस सबमिट किए गए थे यूएनएससी में पास होने के लिए गाज़ा वॉर के अंदर ही, जहाँ पर शांति कायम किया जा सके। लेकिन उन 5 में से 5 रेज़ोल्यूशंस को यूएसए ने वीटो कर दिया क्योंकि यूएसए हमेशा से ही सपोर्ट करता था इज़राइल को, और यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन में सपोर्ट नहीं किया गया है, दैट इज़ व्हाई इज़राइल नाखुश है। अब वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इज़राइल क्यों यूएसए से नाखुश है और यूएसए ने क्यों यहाँ पर इस रेज़ोल्यूशन के अंदर इज़राइल का समर्थन नहीं करा था। अब जनरली क्या था कि इस ये पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन पास होने से पहले इज़राइल के 2 मेजर पर्सनैलिटीज़, मतलब वॉर कैबिनेट के 2 मेजर गवर्नमेंट के पर्सनैलिटीज़ है, वो लोग यूएसए जाने वाले थे, एक पर्टिकुलर प्लान को डिस्कस करने, जिसके अंदर वो बात करने वाले थे कि फ़लस्तीन के अंदर एक एरिया है राफ़ा, वहाँ पर 1.5 मिलियन फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, वहाँ पर अटैक करने के लिए। और इस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन के पास होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका जो उनके वॉर कैबिनेट के 2 पर्सनैलिटीज़ थे, उनका जाना कैंसल कर दिया। यहाँ तक कि इन्हीं के मेंबर्स जो इज़राइल के टॉप वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्हीं के लोग बोलते हैं कि हम यूएनएससी के इस डिसीजन को मानेंगे ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि पास तो हो गया है रेज़ोल्यूशन, लेकिन अगर इज़राइल इस रेज़ोल्यूशन को मानेगा नहीं, तो क्या यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गया? क्योंकि 6 महीने तक तो वो फेल हो ही गया। अब अगर कोई देश इस विश्व का सबसे बड़े संस्था का अगर डिसीजन को नहीं मानता है, तो क्या उसमें भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सक्षम नहीं है इस देश में शांति बनाए रखने के लिए या इस पूरे धरती पर शांति बनाए रखने के लिए? सो फॉर दैट अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, एक बार इनका जो यूएनएससी का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इन टोटल अगर मैं बोलूं तो टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वेयर 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 10 इलेक्शन के बेसिस पे लाए जाते हैं, वेयर ये 5 परमानेंट ही होते हैं, और वो 5 परमानेंट मेंबर्स आपको पता है इंडिया उसका भाग नहीं है, एक ऐतिहासिक गलती के बदौलत। अब इनके इनके सपोर्ट से कोई भी रेज़ोल्यूशन पास होता है, और जब भी कोई रेज़ोल्यूशन पास होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अनिवार्य हो जाता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो अलग-अलग तरीकों से, मतलब अलग-अलग बैन लगाए जाते हैं उस पर्टिकुलर देश के ऊपर, उनको फाइनेंस नहीं मिलता है और अलग-अलग तरीकों से उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अब इनमें से 14 कंट्रीज़ ने तो एक्सेप्ट कर लिया इस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन को 2728 को, व्हेयरएज़ 1 कंट्री जो यूएसए था उसने क्या कर लिया, उसने इस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन के अंदर एब्सटेन कर दिया। मतलब ना ही इसको सपोर्ट किया, ना ही इसका विरोध किया, उसने बस न्यूट्रल रहा। तो दैट इज़ व्हाई इसको कंसिडर कर लिया गया पास, ठीक है? अगर कोई इसको वीटो कर देता है तो रेज़ोल्यूशन पास नहीं होगा। तो ये सिचुएशन अभी हुआ है। अब सवाल ये है कि अभी तक क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है? अब देखो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने, दैट इज़ पैलेस्टीन की तरफ से 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इज़राइल की तरफ छोड़े, जिसके अंदर 1200 से भी ज़्यादा लोगों का डेथ हो गया था। 250 से भी ज़्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया था एंड 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो इंजरी थी, वो रिपोर्ट हुई थी। इसके बदले इज़राइल ने एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया हमास की तरफ, एंड मोर देन 70,000 पीपल गॉट इंजर्ड, व्हेयरएज़ मोर देन 30,000 पीपल आर डेड इन पैलेस्टीन। तो ये वॉर जो 6 महीने चलते आ रहा है, इसके वजह से रीजनल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम यूएनएससी का रोल पीस को मेंटेन करने के लिए देखें, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, टोटल 9 रेज़ोल्यूशंस लाए गए हैं पीस के लिए, जिसके अंदर 5 रेज़ोल्यूशंस को यूएसए ने वीटो कर दिया। ठीक है? 5 रेज़ोल्यूशंस को यूएसए ने वीटो कर दिया, व्हेयरएज़ इनमें से बाकी के जो रेज़ोल्यूशंस है ना, वो रशिया ने वीटो कर दिया। ठीक है? रशिया के अलावा चाइना भी था, उसने भी वीटो कर दिया। तो ऐसे करके क्या चल रहा है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके तहत इन्हीं लोगों के अपने-अपने इंटरेस्ट की वजह से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं ये फिर इमेज जाता है कि ये जो संस्थाएँ हैं, वो पीस मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है। अब अगर मैं इन्हीं रेज़ोल्यूशंस की बात करूँ, तो सबसे पहला जो रेज़ोल्यूशन लाया गया था, 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को हमास ने लॉन्च किया, ठीक है, अटैक्स। देन फाइनली 16 अक्टूबर को सबसे पहला रेज़ोल्यूशन लाया गया, एंड 16 अक्टूबर को रेज़ोल्यूशन लाने वाला देश था, दैट इज़ रशिया, एंड यहाँ पर यूएसए ने इस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन को नेगेट कर दिया, मतलब वीटो कर दिया। तो आज तक की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल 9 रेज़ोल्यूशन में से सिर्फ 2 रेज़ोल्यूशंस पास हुए हैं।
अब उन 2 रेज़ोल्यूशंस में से भी क्या होता है कि एक रेज़ोल्यूशन जो अभी पास हुआ एंड एक और रेज़ोल्यूशन था, जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब उस टाइम पे हुआ क्या था कि ये रेज़ोल्यूशन जो पास किया गया था, इसमें ये बोला गया था कि जो भी गाज़ा स्ट्रिप है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाइज़ देने के लिए जो रास्ते हैं, उसको ओपन अप किया जाए एंड इज़राइल ने उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट किया था एंड बाकी के देशों ने भी जो 15 के 15 मेंबर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर यूनिफाइड होके इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया था। सो वो पहला था एंड दिस पर्टिकुलर रेज़ोल्यूशन इज़ द सेकंड। अब यहाँ पर अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो देखिए 9 में से 2 को एक्सेप्ट किया व्हेreas बाकी के जो 7 थे वो ऐसे ही फिज़ूल में चले गए। तो ये अब हो क्या रहा है यहाँ पर? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इज़राइल और यूएसए के स्टांस की अगर मैं बात करूँ, इज़राइल को ये युद्ध को शांत नहीं करना है। इज़राइल को क्या करना है, इस पूरे युद्ध के अंदर उसको टोटली हमास को खत्म कर देना है और पैलेस्तीन को एनेक्स कर लेना है। ये ऑल आउट वॉर है उनका एंड इज़राइल जो है ना यूएसए का हमेशा से समर्थक रहा है एंड यूएसए इज़राइल का हमेशा से समर्थक रहा है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यूएसए पिछले इन 5 रेज़ोल्यूशंस में यूएसए ने हमेशा इसका समर्थन किया है। अब इन 5 रेज़ोल्यूशन में से जो 3 रेज़ोल्यूशंस थे इसके अंदर सीज़ फायर की बात हो रही है। ठीक है? यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। 5 रेज़ोल्यूशंस में से 3 रेज़ोल्यूशन में सीज़ फायर की बात हो रही है। अब सीज़ फायर होगा तो इज़राइल को अपना जो ऑफेंसिव तरीका है उसको रोकना पड़ेगा। वो अटैक नहीं कर सकता ऑल आउट हमास के ऊपर। सो सीज़ फायर की वजह से यूएसए ने उन रेज़ोल्यूशंस को वीटो कर दिया था। मतलब कहीं न कहीं इज़राइल का समर्थन किया क्योंकि इज़राइल को तो वॉर करना ही है हमास की तरफ। अब यहां पर ये पर्टिकुलर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है अभी 2728 इसमें भी तो सीज फायर है ना। तो अब यूएसए ने यहां पर क्यों इसमें वीटो नहीं किया? क्यों? अगर वीटो कर देता तो ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं होता। लेकिन यहां पर यूएसए ने एब्सटेन किया। अब एब्सटेन करने का मेन कारण यह था कि यूएसए इजराइल को हमेशा से ही बोल रहा था कि तुम यार इतने ज्यादा हमले मत करो, मतलब टारगेटेड हमले करो ना, हमास के लोगों के ऊपर हमले करो। व्हाई आर यू जस्ट आप हमला कर रहे हो सारे ही जगहों पर जहां पर पैलेस्टीनियंस भी मर रहे हैं। सो आप ये क्यों कर रहे हो? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपका प्लान है राफा में हमला करने का जहां पर 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस है। सो यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए को थोड़ा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है इजराइल। इसके साथ साथ जो बाइडेन के जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ भी यूएसए का जो इंटरनेशनल एरिना है वहां पर रेप्यूटेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है उनके पॉलिसीज की वजह से। ऊपर से उनके खुद के देश के अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज अभी फिलहाल चल रहे हैं। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज रीजंस यूएसए ने यहां पर अपना घर बचाने का ज्यादा सोचा, ना कि इजराइल का घर बचाने का उसने सोचा। दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर हमें यह नहीं समझना है कि यूएसए का जो पॉलिसी है इजराइल की तरफ वो टोटली बदल गया है। यूएसए ने बस इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर इजराइल का समर्थन नहीं किया एंड आफ्टर दैट जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हमारा स्टांस ऑन इजराइल इट इज सेम एंड वी आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ इजराइल। ये चीज हमें पता चल सकती है। देखिए 25 मार्च को ये रेजोल्यूशन पास हुआ लेकिन एक हफ्ते पहले आज से 8 अप्रैल से एक हफ्ते पहले क्या किया गया, यूएसए ने 3.8 बिलियन डॉलर्स का लोन, ठीक है, एड का जो मिलिट्री एड है वो इजराइल को दे दिया। एंड जो यूएसए पहले यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को जो पैसा देता था वो उसने बंद कर दिया। तो बेसिकली ये जो स्टांस अभी इस दौरान लिया गया है वो कहीं ना कहीं इस स्टांस से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है ना यूएसए, वो यहां पर वो कर रहा है। अब यहां पर सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन, ये रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी क्या इजराइल इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इनके मिनिस्टर्स तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सो यहाँ पर अब अगर हम इजराइल की हिस्ट्री को देखें इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको याद रहेगा कि बीच में इजराइल के बहुत सारे लोग पैलेस्तीन जाके वो बस गए थे एंड उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स है उन्होंने भी ये रेजोल्यूशन पास किया था कि इजराइल के बहुत सारे लोग इलीगली वहां पर रह रहे हैं तो वो इलीगल है। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन पास होने के बाद ये इजराइल को अपने लोगों को वहां से निकालना था पैलेस्तीन में जो इलीगली वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने सीधा बोल दिया कि हम वो नहीं निकालने वाले, तुम्हें जो करना है कर लो। सो इजराइल इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ फ्लाउटिंग द नॉर्म्स दैट हैज बीन सेट बाय यूएनएससी, तो उसके रेजोल्यूशंस को तो वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अब इस बार भी ये रेजोल्यूशन आया तो है लेकिन इजराइल का मेन एम क्या है, ऑल आउट वॉर खत्म कर देना है हमास को एक ही बार में। तो यहां पर अब देखना यह पड़ेगा कि क्या इजराइल इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अब यूएसए भी एब्सटेन किया, मतलब शायद अगर इजराइल एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वी हैव टू लुक इनटू द पॉजिटिव साइड। लेकिन अगर इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा तब जाके यूएनएससी को एक नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसके तहत सैंक्शंस लगाए जाएंगे इजराइल के ऊपर। एंड तब अगर सैंक्शंस लगाने के लिए वो रेजोल्यूशन पास होगा तो क्या कभी यूएसए चाहेगा इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगवाना? तो शायद तब जाके वो रेजोल्यूशन को, जो सैंक्शंस वाला रेजोल्यूशन है इजराइल के ऊपर, तब शायद जाके यूएसए उसको अपोज कर सकता है, वीटो कर सकता है। तो अगर तब वीटो कर दिया तो मतलब सीधा सीधा यही नजरिया देखने को मिल रहा है कि भाई रेजोल्यूशन पास हुआ इजराइल और इसको सीज फायर अग्रीमेंट करना था,
अगर इज़राइल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके बाद जो रेज़ोल्यूशन पास होता है सैंक्शंस के लिए इज़राइल के ऊपर, अगर वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब यूएसए वीटो कर रहा है, मतलब यूएनएससी का स्टेटस ही क्या रह गया? यूएनएससी क्या सक्षम है क्या? द बिगर क्वेश्चन रिमेन्स। सो जियोपॉलिटिक्स या जो हिस्ट्री रहा है इज़राइल का एंड जो रिलेशंस अभी फिलहाल चल रहे हैं इन दोनों के, वो उसको हमें देखना पड़ेगा आगे के टाइम में कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या यूएनएससी एक्चुअल में सक्षम है गाज़ा वॉर को जड़ से खत्म करने के लिए? So with this, I thank you for watching this particular session. आगे जैसे-जैसे अपडेट्स आएंगे, we'll continue with our sessions like this. So thank you for watching.